नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषक प्रदीप भंडारी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी इनको भली भांति जानते होंगे। और आज हम यहां पर सर के साथ बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और केवल 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी रह गया है। मात्र 114 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। और अब जब चुनाव चल ही रहा है तो ये कहा जा रहा है अब की बार बीजेपी के द्वारा कि देखिए, 5 चरणों के चुनाव के बाद हम जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का भी ये कहना है कि हम बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं और अब जो अगले चुनाव होंगे अगले चरणों में, उसमें हम बढ़त की ओर बढ़ेंगे। तो क्या धरातल पर ऐसी बातें हैं? और सर जगह जगह घूमकर इस पूरे चुनाव को कवर कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर किसका रुझान चल रहा है, कौन कहां पर आगे चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। आप सर कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि हम बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं और अब हम 400 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं है, 200 पार भी नहीं होगी बीजेपी। किसके दावों में सच्चाई है? देखिए, दोनों के दोनों पार्टीज जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को आखिरी फेज तक मोटिवेट रखने के लिए स्टेटमेंट्स देती है। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो हमेशा 100 में से 100 नंबर लाने का प्रयास करेगा, पर अगर वो 90 नंबर भी लेकर आ जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि सेकंड आता है तब भी उसमें भी फर्स्ट आता है। तो ये दोनों पार्टीज जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही है। पर ज़मीन पे धरातल की बात, जितना मेरे करीबन 100 डेटा रिसर्चर्स ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि लोगों में कंप्लीट क्लैरिटी है और महिला जो है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूज मैंडेट आने वाली है। इस बार के चुनाव में सर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे हावी रहा, भले ही वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर विपक्षी गठबंधन की तरफ से हो? देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं। सो अभी जून 1 को जन की बात जो है वो अपना एग्जिट पोल निकालेगा, जो आप अलग टीवी चैनल, सब टीवी चैनल्स पे, सब सोशल मीडिया चैनल्स पे देख सकते हैं। देखिए, ओवरऑल बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि विपक्ष की तरफ से कोई भी प्राइम मिनिस्टरियल उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो जितने भी वो मुद्दों को उठा लें, वो मुद्दे ज़मीन पे धरातल में वोट्स में इसलिए ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि एक फेस चाहिए रहता है जिस फेस के अंदर क्रेडिबिलिटी होती है। और वो फेस जब क्रेडिबिलिटी के साथ में मैदान में उतरता है तो जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उन मुद्दों को वोट्स में ट्रांसलेट कर पाता है। विपक्ष में अभी दिक्कत यही है। 2019 में जब महागठबंधन बना था, उस महागठबंधन में जब सपा बसपा भी साथ में आई थी, तो उसके बाद भी बीजेपी की जो वोट शेयर है 49% तक बढ़ गई थी। अभी विपक्ष के सभी लोग एक इंडिया अलायंस के अंदर लड़ तो रहे हैं, पर वो लीडर डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। और देश की जनता कभी भी कन्फ्यूजन में वोट नहीं करती है। और कन्फ्यूजन में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, उसमें मान लीजिए एक लीडर के खिलाफ कोई दूसरा पावर सेंटर इमर्ज होगा, तो वो पावर सेंटर में भी एक लीडर होने की ज़रूरत है। आज की तारीख में एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं, महिलाओं में प्रो इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट है। गरीबों को जो वेलफेयर पहुंची है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक फैक्टर काम कर रही है। और जो विपक्ष है, अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ ही समय पहले विपक्ष ने कहा था कि वो 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं पर मंथ। इससे ये स्थापित होता है कि जो 5 किलो राशन पर मंथ नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में दिया है, वो ज़मीन पे काम कर रहा है। इसीलिए अपने मैनिफेस्टो को रिलीज़ करने के इतने दिनों बाद जाके वो कह रहे हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे। इसमें एक और भी बात देखने को मिली कि जो प्रियंका गांधी हैं, महासचिव हैं कांग्रेस की, वो कह रही हैं कि देखिए, ये फ्री की राजनीति को हम खत्म कर देंगे। और जो उनके पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम 5 किलो से बढ़कर के 10 किलो कर देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन है क्या? देखिए, मैंने जैसे कि कहा, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। तो ये सब लीडर्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं और मीडिया के अंदर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब साथ में है। अभी तक इंडिया अलायंस के सभी नेता जो हैं, इतना समय हो चुका है, उनकी जॉइंट एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक वापस से एक स्टेज पे भी साथ में सब नहीं आ पाए। इनफैक्ट राहुल गांधी जब इस वक्त सभा कर रहे थे दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल जी सभा के अंदर नहीं थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक लीडर्स का अलायंस एक होता है और कार्यकर्ताओं का अलायंस एक दूसरा होता है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं में पूर्ण रूप से अलायंस नहीं है। और जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है वो उन सीटों पे वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है जहाँ विपक्ष अपना स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं उतार पाए। देखिए, चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस का नहीं, चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम कौन का है। और इस वक्त दूसरी तरफ मैं वापस से यही दोहरा रहा हूँ कि कोई दूसरा ऐसा लीडर नहीं है। नरेंद्र मोदी को 22 करोड़ वोट इस देश में मिले थे, जो
15 करोड़ थे 2019-14 के अंदर, जो बढ़ के 22 करोड़ हो गए 2019 के अंदर। और सोचिए जो बीजेपी का वोट था 7 करोड़ 80 लाख का 2009 में, उससे बढ़ के 22 करोड़ हो गया। तो 15 करोड़ वोट नरेंद्र मोदी अपने नाम पे बीजेपी को दिलवा पाए हैं, और ये ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा रहा है। जवाहरलाल नेहरू के बाद में सबसे बड़े, अगर मैं कहूँगा, इतना मैंडेट किसी के पास आई है वो नरेंद्र मोदी। उस वक्त तो देश सिर्फ आज़ाद ही हुआ था, तो इसलिए एक पार्टी का होना आसान था। यहाँ पे एक 70 ईयर्स तक ऑपोजिशन जो रूल कर रही थी, उसको हरा के 2 बार मेजॉरिटी में आना, और तीसरी बार भी पूर्ण रूप से मेजॉरिटी में आने के पूरे आसार दिख रहे हैं। ये विश्व भर में कहीं नहीं हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी। 100% इस चुनाव के अंदर, पूरे देश के अंदर मुद्दा यही है कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई नाराज़ भी है तो उसके पास कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर सके। और जो खुश है वो खुश है। और देखिए, कई जो एक जब भी स्ट्रॉन्ग नेता होता है, उस स्ट्रॉन्ग नेता से जो जनता का बॉन्ड होता है वो इमोशनल होता है, ट्रांजैक्शनल नहीं होता है, वो एक दिल का रिश्ता होता है। और अगर वहाँ जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तब जाके कोई भी नेता दूसरी तरफ नहीं होता, उसको जाके वोट डाल देते हैं। तो मान लीजिए महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठा रही है, पर लोगों के अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि विपक्ष को अगर हम लोग मौका दे देंगे तो कौन वो नेता होगा जो उन मुद्दों को सॉल्व कर सके। और लोग ये भी जानते हैं, जो पर्टिकुलरली अर्बन क्लास है, वो ये समझ रहा है कि जो भारत की छवि विश्व भर में आगे बढ़ी है वो नरेंद्र मोदी की वजह से बढ़ी है। तो अगर दूसरे नेता को मौका दे देंगे तो गारंटी नहीं है कि वो उस तरीके से आगे बढ़े। और गरीब इलाकों के अंदर ये जो वेलफेयर स्कीम्स पहुंची है, राशन, घर, बिजली, ये सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या वो आपको लगता है कि, और ठीक चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी बेल पर बाहर आ गए हैं, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या इस बार? जो 7 सीटें हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं कोई चुनौती इस बार बीजेपी के लिए है? 25 तारीख को पता चलेगा, पर 2 सीटें हैं, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, जहाँ पे लड़ाई अच्छी है। अब वोटिंग के दिन पे अगर वोटिंग अच्छी होती है, बीजेपी के वोटर्स निकल पाते हैं, तो भाजपा ये सीट निकाल लेगी। देखिए, दिल्ली में एक चीज़ समझनी चाहिए कि सातों की सातों सीट्स पे 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 50% से ज़्यादा था। तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मैं जोड़ भी दूँ तब भी वो उसके नीचे रह रहा है हर सीट के अंदर। तो बीजेपी से वोट शिफ्ट होना पड़ेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ, तब जाके ऐसा हो पाएगा। दिल्ली से ज़्यादा अगर कहीं पर भाजपा को चिंता करने की अगर ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत हरियाणा के अंदर है, जहाँ पे कास्ट के अगर बेसिस पे वोट होगा तो कांग्रेस कुछ सीट जीत सकती है, कुछ सीटें। तो आपके हिसाब से सर, कहाँ कहाँ मतलब जो राज्य हैं देश के जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और कौन से वो राज्य हैं जहाँ पर इस बार फ़ायदा हो सकता है पहले के मुकाबले? देखिए, बंगाल में फ़ायदा हो सकता है, तेलंगाना में फ़ायदा हो सकता है, उड़ीसा में फ़ायदा हो सकता है, उत्तर प्रदेश में फ़ायदा हो सकता है। ये सब राज्य जहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बाकी बात करें का नुकसान, देखिए कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहाँ भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। कर्नाटका में भी अलायंस जो है वो भी 10 सीटों का नुकसान नहीं हो रहा है। तो जब किसी भी राज्य से अगर आपको 10 सीटों का नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये आपको समझना चाहिए कि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हट नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार होती है वो अगर हटती है तो पूरा हटती है। आप ऐतिहासिक रूप से हटा लीजिए, बिट्स एंड पीसेज में नहीं हटती है। और इस वक्त अगर मार्जिनल नुकसान की बात करें तो अगर हरियाणा की तो अभी वोटिंग है, देखना होगा, बट राजस्थान के अंदर कुछ मार्जिनल नुकसान हो सकता है, कर्नाटका में डेफिनेटली हो सकता है। तो कुछ ये राज्य हैं जहाँ पर नुकसान हो सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से कितनी सीटें बीजेपी अपने दम पर और एनडीए के साथ में कितनी सीटें आ सकती हैं? वो तो जून 1 को है, मैं एग्जिट पोल में आपको बताऊंगा। जी, तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस पॉपुलर यूट्यूब चैनल पे आपने मुझसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने, हमने सर से बात की। इनका कहना है कि 1 जून को जो सही सटीक विश्लेषण है पूरे देश का कि बीजेपी कितनी सीटें आ रही हैं और एनडीए के साथ मिलकर इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है, कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, सर ने बताने की कोशिश की। लेकिन एक बात तय है, जो अक्सर मैं भी बोलता हूं अपनी वीडियोस में, जब भी मैं लोगों से बात करता हूं, जो मुद्दा रहा इस 5 चरण के चुनाव में अभी तक, वो मुद्दा केवल नरेंद्र मोदी रहा। विपक्ष के पास भी केवल एक ही मुद्दा है, कैसे ना कैसे करके नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। और बीजेपी इस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे ना कैसे करके नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब देखिए किसके वादों में सच्चाई है, और क्या बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होती है या फिर इस बार कोई चमत्कार होता है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन फिरा के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।